क्या आपने किसी ऐसी हीरोइन के बारे में सुना है या किसी एक्टर के बारे में सुना है जिसको अपने ही मल मूत्र में सोने के लिए मजबूर कर दिया जाता हो? क्या आपने सुना है कि किसी को घंटों तक बिना कपड़ों के यहाँ पर जितने भी कारागार में कैदी थे, जेली थे, उनके सामने बिठाया जाता है? क्यों एक अदाकारा को, क्यों एक ऐसी अदाकारों को जिसको शायद राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका हो, उसके साथ ये यातनाएं क्यों की जा रही थी? इस क्यों का जवाब आज तक भी किसी के पास नहीं है, जबकि उसके नाम कोई कोई केस दर्ज नहीं था, कोई भी कागज कार्रवाई नहीं की। उसके लिए संसद में आज भी बीजेपी नेता गरजते हुए नजर आते हैं। क्यों ऐसा हुआ था? दोस्तों, एक ऐसी अदाकारा शायद जिसके नाम को इधर हमारे और आपके पास कोई भी नहीं जानता है, लेकिन जब उसकी आप बीती आप सुनोगे ना तो आपका दिल रोने लग जाएगा, आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाएंगे। एक ऐसी अदाकारा जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं और जिसके जिक्र को सुनते ही आपको थोड़ी थोड़ी घटना याद आने लगेगी। अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको आज कुछ काले सच मालूम होने वाले हैं। कैसे एक अदाकारा जो फिल्मों में काम करती थी, जो यहाँ पर जिसको कहते हैं कि वो समाज सेविका थी, उनके बारे में यहाँ तक किया जाता है, तो फिर कानून ने उनके साथ इतनी बर्बरता क्यों बरती? मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगवाया था। किस किस को याद है, किस किस को उसके बारे में जानकारी है, हमें अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। दोस्तों, आज बात करते हैं स्नेहलता रेड्डी की। स्नेहलता रेड्डी जो आंध्र प्रदेश में जन्मी, यानी पहले वो हिंदू थी और उसके बाद उनके माँ बाप ईसाई हो जाते हैं। तो एक ईसाई धर्म में जन्मी स्नेहलता, जिसकी रुचि पहले से ही देश की सेवा में होती है। बचपन से ही स्नेहलता के बारे में अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो स्नेहलता एक ऐसी एक्टर थी जो अपने नाटकीय रूप से, यानी वो नाटक हुआ करते थे तो उन्होंने वो बढ़ चढ़कर भाग लिया करती थी। उस वक्त की आपको बात बता रही हूं। दरअसल 1932 में स्नेहलता का जन्म हुआ था। उसके बाद जब ब्रिटिश हुकूमत भारत में होती है तो वो अपने नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक करती है। ऐसे ऐसे उनके नाटक होते हैं कि लोग भावुक हो जाते हैं और स्नेहलता के लिए तालियां बजाने लगते हैं। स्नेहलता एक ऐसा नाम जिसे शायद आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो उनके लिए बहुत एक उनके दिल में दर्द होता है। अब यहाँ पर स्नेहलता धीरे धीरे बड़ी होती है, लेकिन एक तरफ वो देश में देख रही थी विद्रोह शुरू हो रहा था, सरकारें गिर रही थी, उठ रही थी, यानी ब्रिटिशों को भगाने का काम चल रहा था। इसी बीच में स्नेहलता चाहती है कि मुझे पढ़ाई करनी है। उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। दोस्तों, पढ़ाई को जारी करते करते स्नेहलता पढ़ती भी है और अपने धर्म को दोबारा बदलती है। स्नेहलता अपने धर्म को बदलकर दोबारा से हिंदू धर्म में आती है और ईसाई धर्म को छोड़ती है। जबकि स्नेहलता का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन स्नेहलता के अंदर एक जज्बा था और वो पढ़ना चाहती थी, लोगों को दिखाना चाहती थी। स्नेहलता धीरे धीरे एक नाटकीय प्रोग्राम होता है, जैसे पहले रामलीला नहीं हुआ करती थी, ऐसे एक प्रोग्राम करती है। तभी वहां पर पट्टामी राम रेड्डी आते हैं, जो कि यहाँ पर तेलुगु फिल्म के निर्देशक होते हैं और बहुत ही अच्छा खासा उनका नाम था। उनकी नजर स्नेहलता पर जब पड़ती है तो वो पहली ही नजर में स्नेहलता को पसंद कर लेते हैं। स्नेहलता को पसंद करने के साथ साथ अब यहाँ पर पट्टामी राम रेड्डी स्नेहलता को काम देना चाहते हैं और तभी से स्नेहलता की जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि उनके पति जो तेलुगु फिल्म निर्देशक थे, उनकी फिल्में थी, सब कुछ मानो बिना मांगे ही हासिल हो गया हो और स्नेहलता अब फिल्मों में काम करने लगी थी। लेकिन स्नेहलता ऐसी फिल्मों में काम किया करती थी जिसमें देश की भलाई हो, देश का हित हो। कोई भी गंदगी फिल्मों में नहीं परोसी जाती थी। हर फिल्म में एक नई सीख और एक नई जागरूकता स्नेहलता सबके सामने रखती है। इसी तरह से स्नेहलता की एक फिल्म आती है यहाँ पर कन्नड़ सिनेमा में दोस्तों 1971 में संस्कारा फिल्म आती है, जिस पर सरकार और कोर्ट यहाँ पर कहते हैं ना कि उस फिल्म पर रोक लगा देते हैं। वो फिल्म विवादों में घिरी रहती है, लेकिन स्नेहलता ने हार नहीं मानी थी। उसके पति पट्टामी राम रेड्डी ने
कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और इस फिल्म का केस उन लोगों ने 4 साल में जीत कर जब इस फिल्म को पर्दे पर लोगों के सामने रखा जाता है तो कहते हैं कि टिकट मिलने तक भी यहाँ पर भीड़ खत्म नहीं होती थी। इतनी लंबी कतार और इतनी लंबी लाइन वहाँ पर लगती थी। स्नेहलता जो शायद अपने उस मकसद में जो देश की सेवा करना चाहती थी उसमें धीरे धीरे वो कामयाब हो रही थी, अपने पति के साथ मानो भगवान ने जैसे उसे चुना हो। स्नेहलता एक्टिंग जब किया करती थी तो लोगों की आंखों से आंसू ना गिरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग स्नेहलता को नहीं जानते होंगे, लेकिन उसके पति ने उसको वहां पर खड़ा कर दिया था जहां पर वो सरकारी अधिकारी यानी यहाँ पर जो बड़े बड़े धुरंधर हैं यानी जो नेता हैं उनकी नज़रों में आती है अपनी फिल्मों की वजह से, क्योंकि उन्हें एक तरीके से देश सेवक माना जा रहा था। तभी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है यानी अच्छी फिल्म और लोगों को जागरूक करने के रुख में उन्हें एक अवार्ड भी दिया जाता है। मानो इस फिल्म को हिट होने के बाद अवार्डों की तो जैसे लाइन ही लग गई हो। स्नेहलता संभालते संभालते थक जाती है, इतना ज़्यादा मान सम्मान उसे मिलता है। दोस्तों, जब स्नेहलता का मान सम्मान हो रहा था तभी स्नेहलता की एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। स्नेहलता और यहाँ पर पट्टामी राम रेड्डी, इन दोनों की एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जो कि यहाँ पर राजनीति के धुरंधर थे जिनका नाम जॉर्ज फर्नांडिस था। यानी जॉर्ज जो था वो सरकार के खिलाफ कुछ आंदोलन कर रहा था और यहाँ पर उनके कई नारे होते हैं कि देश के गद्दारों को बाहर निकालो, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब जॉर्ज से स्नेहलता की मुलाकात होती है तो ये मुलाकात कब दोस्ती में बदल जाती है ये पति पत्नी को और ना ही इस जॉर्ज को पता चलता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे जब वक्त निकलता है, वक्त निकलने के साथ साथ अब वो वक्त आता है जो शायद स्नेहलता की जिंदगी में काले दिन बनकर आए थे। क्यों कह रही हूँ ये बातें? इसलिए कह रही हूँ, यहाँ पर 1975 में यानी 1975 में 25 जून को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था पूरे देश में अपनी सत्ता को संभालने के लिए। यहाँ पर तानाशाही सीधी सीधी चल रही थी जो सभी को नजर भी नहीं आ रही थी। शायद पढ़ाई लिखाई कम होने के कारण कुछ लोगों को समझ में आ रही थी, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। ये तख्ता पलट कैसे होता है? दरअसल जो जॉर्ज है, जॉर्ज फर्नांडिस, इसने सब कुछ यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन किए थे। यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों के ऊपर आंदोलन किए गए थे। इसी वजह से कुछ ही वक्त में इंदिरा गांधी की सरकार गिरने की कगार पर आती है। तभी यहाँ पर आपातकाल लगा दी जाती है। अब आपातकाल के लिए वो रेडियो पर अपना एक भाषण देती हैं इंदिरा गांधी जी, और यहाँ पर सब फॉलो करते थे। इंदिरा गांधी को बहुत मानते थे लोग। वो सब की कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी उनके लिए थी। तो यहाँ पर जब सब सुनते हैं तो सभी से कहा गया कि सभी रूलों को फॉलो करना होगा, सब चीज़ों को। ये बात सीधी सीधी यहाँ पर स्नेहलता को भी समझ में आ रही थी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर ये लगती है। इसके बाद यहाँ पर 23 अप्रैल 1976 को, इससे पहले स्नेहलता जो होती है उसे जॉर्ज मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि अब वो कानून से भागा हुआ फिर रहा था। इंदिरा ने सब कुछ अपने हाथ में नियंत्रण कर लिया था, लेकिन जॉर्ज को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलती है। इस तरह की बातें चलती हैं। अब यहाँ पर जॉर्ज जो है वो स्नेहलता से मिलता है और स्नेहलता को अपने प्लान बताता है। स्नेहलता उसके प्लान सुनते ही वो सुनती है, क्योंकि स्नेहलता लोगों को शांति से समझाने में ज़्यादा रुचि रखती थी। वो कभी भी हिंसा का साथ नहीं देती। स्नेहलता ने साफ साफ जॉर्ज से कह दिया था कि मैं इन सब में बिल्कुल भी आपके साथ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, किसे पता था, जब यहाँ पर 1975 25 जून यानी जब यहाँ पर 23 अप्रैल 1976 आता है तो यहाँ पर जो स्नेहलता का बेंगलुरु का घर होता है उस पर पुलिस छापेमारी करती है। छापेमारी करने के बाद जब दरवाजा खटखटाया जाता है तो स्नेहलता का बेटा बोलता है। वो कहता है कि कौन? तो ये कहते हैं कि कुछ सरकारी यानी सेवा है, कुछ इस तरह की बातें कहते हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वैसे ही पुलिसकर्मी पूरे घर को तहस नहस करते हैं, जबकि यहाँ पर स्नेहलता और पट्टामी राम रेड्डी घर पर नहीं होते हैं।
वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, यानी स्नेहलता को उस वक्त तक पुलिस पकड़ने के लिए आ चुकी थी। दोस्तों दूसरा दिन होता है, जैसे ही स्नेहलता यहाँ पर अपने बेंगलुरु के घर पर आने की कोशिश करती है, रास्ते में ही उसे पुलिसकर्मी रोकते हैं और स्नेहलता को हिरासत में ले लिया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था उसमें क्या एक नया कानून शुरू हुआ था, मीसा कानून, जिसमें दोस्तों आप ना ही तो सवाल कर सकते हैं, बिना कोर्ट के वारंट आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की उस वक्त गिरफ्तारी हुई थी, पक्ष विपक्ष बहुत सारे लोग जेल के अंदर पहुंच जाते हैं और उनमें से एक स्नेहलता, जो आंध्र प्रदेश की शायद जो यहाँ पर तेलुगु फिल्मों की एक बहुत बेहतरीन अदाकारा थी। यहाँ पर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। यहीं से स्नेहलता के जीवन के काले दिन शुरू होते हैं। काला दिन क्यों कह रही हूँ, स्नेहलता के साथ जो घटता है आपकी रूह कांप जाएगी, आप तो सुन भी नहीं सकते जो उसने सहा है। स्नेहलता को जब बंद किया जाता है तो उससे बार बार एक सवाल किया जाता है कि यहाँ पर जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ पर है, हमें उसे लाकर दो, जबकि स्नेहलता उसे नहीं जानती है। स्नेहलता के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि तुमने उसे अपने घर में शरण दी है। स्नेहलता कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर स्नेहलता के ऊपर बड़ौदा में जो डायनामाइट के जो केस हुए थे, यानी बॉम्ब जैसी कुछ चीज़ें, ब्लास्ट जैसी चीज़ें, तो यहाँ पर इनका भी दोषी स्नेहलता को कर दिया जाता है। तभी स्नेहलता के साथ बहुत ही बुरी चीजें शुरू हो जाती हैं। स्नेहलता को एक ऐसी काल कोठरी दी जाती है जिसमें केवल एक व्यक्ति सीधा ही आ सकता है और उसमें एक ऐसा मतलब वहां पर मलमूत्र त्यागने के लिए केवल एक गड्ढा था जिसमें वो सब कुछ करना था और उसी में सोना था। दोस्तों स्नेहलता के ऊपर जब उससे पूछताछ की जाती थी तो आसपास उस जेल में सभी के कान खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि स्नेहलता इतनी जोर से चीखती है। उसी दौरान यहाँ पर उन जेल के भीतर लाल कृष्ण अडानी और दूसरी अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों भी थे। जब इनके कानों में ये चीख पड़ती है तो वो हैरान हो जाते हैं और जब वो जांच करते हैं कि ये कौन है तो उन्हें पता चलता है कि एक बेहतरीन अदाकारा जिसे शायद सम्मानित भी किया गया है, उसके साथ ये सब कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ स्नेहलता का जो पति होता है पट्टामी राम रेड्डी, वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन जिस वक्त स्नेहलता को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त सारे कानून शायद मैं कैसे आप लोगों से कहूँ कुछ और ही तरीके से चल रहे थे। दोस्तों यहाँ पर जब उसे अरेस्ट किया जाता है उसके बाद उसका पति बहुत कोशिश करता है अपनी पत्नी को यानी छुड़ाने की या सब कुछ करने की, लेकिन कहीं से भी कोई काम नहीं बनता है। शायद मानो इंदिरा जो दूर बैठी है, शायद कुछ ना कुछ ऐसा था जो वो स्नेहलता से जानना चाहती थी, लेकिन स्नेहलता ने किसी भी बात के बारे में हामी नहीं भरी। उसने साफ कह दिया कि जॉर्ज से केवल हमारी दोस्ती है, हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है और हमने उसे बिल्कुल भी अपने घर में नहीं रखा है। कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, उसे ऐसे ही रखा जाता है। धीरे धीरे दोस्तों स्नेहलता को यहाँ पर 8 महीने इन्हीं सारी यातनाओं से गुजरना पड़ता है। जिस कमरे में स्नेहलता रहती है वहीं पर स्नेहलता को मलमूत्र त्यागना पड़ता है। कई बार स्नेहलता के तन पर एक भी कपड़ा नहीं रहने दिया जाता है, उसके साथ ये सब कुछ होता है। और भी मैं आपको आगे बताऊं, स्नेहलता एक दमा रोगी थी, यानी उनको सांस से जुड़ी हुई परेशानियां थी, उनको सांस लेने में तकलीफ थी और जहां पर वो कैद थी, जहां पर वो बंद थी, कहते हैं वहां पर सूर्य की किरण नहीं पड़ती है। स्नेहलता ये सारी यातनाएं झेल रही थी, आगे बढ़ रही थी। देखते ही देखते 8 महीने होते हैं और 8 महीनों में स्नेहलता की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि उन्हें बहुत ही स्वास्थ्य की परेशानी थी। सांस नहीं आता था, फेफड़े मानो जैसे साथ नहीं दे रहे हैं। तभी स्नेहलता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। यहीं से स्नेहलता अपनी बेटी पर फ़ोन करती है, नंदा रेड्डी पर, और रोने लगती है फोन पर। दरअसल स्नेहलता को विक्टोरिया अस्पताल पहुंचाया जाता है और वहीं से स्नेहलता फोन करती है अपनी बेटी के पास। और जब वो फोन करती है
तो उस बेटी के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि बेटी, शायद मेरी ये आखिरी सांसें हैं, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो। 8 महीने बाद जो बेटी ने सुना था, बेटी भागकर विक्टोरिया अस्पताल जाती है। यहाँ पर स्नेहलता की बेटी कहती है नंदा रेड्डी कि वो मेरे जीवन का ऐसा दिन था कि मैं कभी भी इतना नहीं रोई जितना उस दिन रोई थी। मैं अपनी माँ से लिपट लिपट कर बहुत रोती हूँ। यहाँ पर स्नेहलता रेड्डी से, लेकिन वहाँ पर मेरी माँ से तभी मेरे पास कुछ पुलिसकर्मी आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा मिलने का टाइम ख़त्म हुआ, और मेरी माँ को वो वहाँ से ले जाते हैं। मेरी माँ को जब वहाँ से ले जाते हैं तो उसके बाद मेरी माँ के स्वास्थ्य को देखकर मेरी माँ को बेल पर घर भेज दिया जाता है। स्नेहलता रेड्डी को 15 जनवरी 1977 में उसके स्वास्थ्य को देखते हुए बेल मिलती है और उसको घर भेज दिया जाता है। लेकिन स्नेहलता रेड्डी जब घर जाती है तो वहाँ पर उसे बस यही डर सताता है। वो बार बार अपनी बेटी और अपने पति से कहती है, मुझे दोबारा जेल नहीं जाना, मैं दोबारा उस नर्क में नहीं जाऊंगी। और दोस्तों, उसके स्वास्थ्य को खराब होने के साथ साथ उसकी मानसिक हालत जो होती है, करीबन 5 दिन बाद यहाँ पर स्नेहलता रेड्डी इस दुनिया से अलविदा कहती है। यानी 20 जनवरी 1977 में स्नेहलता रेड्डी हमारे और आपके बीच से, शायद हम तो उस टाइम पर नहीं होंगे, लेकिन वो इस दुनिया से चली जाती है और दुनिया को एक सीख देकर जाती है। जब इन चीज़ों की तहकीकात की जाती है तो कोई भी उसके नाम का केस दर्ज नहीं था, लेकिन ये सब कुछ मीसा एक्ट के तहत यहाँ पर सही कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर कुछ जो वहाँ पर जिस जेल में स्नेहा रहती है, यानी स्नेहलता, उस जेल से एक डायरी मिलती है, जिस डायरी को यहाँ पर बेटी को सौंपा जाता है और आज भी वो डायरी बरकरार है। और उस डायरी में जो दर्द स्नेहलता रेड्डी ने लिखा था, उस दर्द को कोई भी नहीं पढ़ सकता। उस डायरी की ये फोटो है। ये दिल दहला देने वाली वो घटना है जो शायद आपको रोने पर मजबूर कर दे। क्या सच में ही जिस कानून की छत्र छाया में हम रह रहे हैं, वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है? ये सब कुछ देखने को मिलता है। स्नेहलता रेड्डी को तेलुगु या वहाँ के लोग आज भी एक शहीद के रूप में देखते हैं और उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। कहते हैं जब आपातकाल लगी थी, उस वक्त की सबसे पहली शहीद स्नेहलता रेड्डी होती है। दोस्तों, ये थी स्नेहलता जी की कहानी, जिन्होंने शायद हमेशा देश का हित करने के लिए सोचा, लेकिन उसके साथ अहित ही हुआ। उसे वो सब कुछ नहीं मिला जिसकी वो अधिकारी थी। ये घटना स्नेहलता के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उसने बचपन से ही देश के रुख में काम किया, क्योंकि उसके रुख के बारे में तब पता चलता है जब उसे पता चलता है कि मैं ईसाई धर्म में, मेरे माँ बाप बाद में आए हैं, हम हिंदू धर्म में थे। तो उसने अपना नाम तुरंत बदल लिया था और वो खुद हिंदू का ऐलान करती है और कहती है कि मैं हिंदू। अपने यानी बुजुर्गों की चीजों को कैसे छोड़ सकते हैं जब हम पैदा ही हिंदू हुए हैं। स्नेहलता आखिरी शब्दों में सभी को विदा कहकर जाती है, लेकिन सभी की आंखों में आंसू छोड़कर जाती है। आखिरकार क्यों? आज भी कई बीजेपी नेता संसद में खड़े होकर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं कि खोलिए उस स्नेहलता के केस को। अब क्या करें, अब तो वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो ये घटना आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। दोस्तों, ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, स्नेहलता को कौन कौन जानते हैं और उनके ये बलिदान के बारे में या इस संघर्ष के बारे में कितने लोग जानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। आज प्यारे परिवार के नाम लेने की बारी है। पहला नाम है अनिल व्यास भाई, कैसे हो? दूसरा नाम है दुर्गा बहन, आप कैसी हो? बबली जांगरा, मेरी बहुत प्यारी बहन है। सीमा बहन लखनऊ से, बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर नारंग, बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल नारंग, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता शर्मा, बहुत अच्छी बहन है। शकुंतला बहन, कैसे हो? रविनंद कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह, बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर सरयू वाला, बहुत अच्छी बहन है। दुर्गा, कैसी हो प्यारी बहन? हीरा कुमारी, बहुत अच्छी बहन है। आशा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी माँ है ललिता यादव, माँ हरियाणा से, कह रही है कि बेटी तुम मेरा नाम नहीं लेती। माँ, मैं आपका नाम लेती हूँ। ललिता यादव माँ, मेरी माँ, कैसे हो आप? बेटी का बॉस, कैसे हो प्यारी बहन? श्रद्धा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रेणु शर्मा, बहुत अच्छी बहन है। यशवंती, कैसी हो यशवंती माँ? आप ठीक हो? मुझे पता चल गया वो एक ही नाम है। यहाँ पर ऐश्वर्या माँ,
बहुत अच्छी माँ है मेरी, LDH वाले बहुत बहुत धन्यवाद। दीपेन दास बहुत अच्छे भाई हैं। कमलेश बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा वर्मा बहुत अच्छी बहन है। NKJ बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र नाथ बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य भाई कैसे हो? लूना राम मोदी बहुत अच्छे भाई हैं। राजा राम भाई कैसे हो? सिकंदर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। रीता बहन कैसी हो? नीलेश विश्वकर्मी बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी दिल्ली से बहुत अच्छी बहन है हमारी। यहाँ पर सीमा अरोड़ा दिल्ली से, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बबीता सिंह दिल्ली से, ये भी बहुत प्यारी बहन है। वंदना चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छी बहन है। योग माया साहू बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पांचाल बहुत अच्छे भाई हैं। सुमन देवी कैसी हो प्यारी बहन? चंद्रिका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। यशवंती माँ दोबारा आ गया है। दीपन दास बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर सिंह भाई कैसे हो? डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर सुनीता रानी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना चौधरी बहुत अच्छी बहन है। जयश्री सोलाटू बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जसवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा मारू मेरी बहुत अच्छी बहन है। सीता शर्मा बहुत प्यारी बहन है। प्रवेश भाई कैसे हो? भूप सिंह भाई कैसे हो? मंजू चौधरी कैसी हो मेरी प्यारी बहन? अंजू देवशर बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शाक्या फरीदाबाद से हैं। और एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, अनिल शाक्या भाई जिनके माँ और पिता की आज शादी की सालगिरह है, ढेर सारी प्रार्थना करती हूँ भाई माँ और बाबूजी के लिए। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे प्यारे माँ और बाबूजी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और उनको ढेर सारी खुशियाँ दे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारी तरफ से भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे पूरे YouTube परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अनिल शाक्या भाई हमारे माँ और पिता से ज़रूर कहना। बहुत अच्छा लगा यह जानकर कि आपने अपना समझकर हमें ये बात बताई। अनिल राजा राम बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल भाई कैसे हो आप? पूरे परिवार से विदा लेने की बारी है। कैसी स्टोरी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।